कर्नाटक की उत्तरा कन्नड़ा लोकसभा सीट। यहाँ बीजेपी के सांसद है अनंत हेगड़े। पिछले दिनों उनका एक बयान काफ़ी वायरल हुआ। हेगड़े के बयान का शॉर्ट में सार ये था कि 400 प्लस सीटें मिले तो उनकी पार्टी संविधान बदल देगी। हालांकि बीजेपी ने खुद को इस बयान से दूर कर लिया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ही राजस्थान की नागौर सीट से बीजेपी विधायक ज्योति मिर्धा का भी एक बयान वायरल हुआ, जिसका सार यह है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बहुमत मिला तो बीजेपी के पास संविधान में संशोधन करने की ताकत आ जाएगी। इन दो बयानों के इतर भी पिछले कई सालों से कांग्रेस और विपक्ष के कई दल भाजपा पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाते रहे हैं। इन बहस के बीच हमने सोचा क्यों ना आपको बताया जाए संविधान संशोधन के बारे में। क्या संविधान में संशोधन करना इतना आसान है? क्या 400 प्लस सीटें मिल जाए तो कोई पार्टी संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है? संविधान की मूल भावना क्या है? क्या है राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों वाला गणित जिसकी बात ज्योति मिर्धा ने की थी? नमस्कार, मैं प्रेक्षित नाटू। आइए संविधान संशोधन को विस्तार से जानते हैं। संविधान को एडिट करने के लिए कई जरूरी शर्तें रखी गई है। आपको यही बताते हैं कि संविधान संशोधन के लिए कौन सी शर्तें जरूरी है। संविधान का आर्टिकल है 368। इसमें संविधान के संशोधन का हिसाब किताब है। के हिसाब से संशोधन करने के लिए दो तरह की स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए, लेकिन इसको समझने के लिए आपको फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना होगा। फेडरलिज्म यानी केंद्र और राज्यों के बीच की शक्तियों का बंटवारा। केंद्र राज्यों के कामों में दखल ना दे और राज्य केंद्र के कामों में दखल ना दे। भारत एक फेडरल देश है, लेकिन शक्तियों का बंटवारा बराबर नहीं है। केंद्र के पास थोड़ी ज़्यादा शक्तियाँ हैं। वैसे तो संविधान का ज़्यादातर हिस्सा केंद्र अकेले संशोधित कर सकता है, पर कुछ हिस्सों को संशोधित करने के लिए राज्य की अनुमति भी चाहिए। तो अब आपने फेडरलिज्म समझ लिया है, ये आगे काम आएगा। अभी वापस चलते हैं दो तरह की स्पेशल मेजोरिटी वाली बात पे। सिंपल मेजोरिटी, इस मेजोरिटी में संसद में बिल पास होते हैं। देखिए, बिल पास करने के लिए संसद के दोनों सदनों में सिंपल मेजोरिटी से काम चल जाता है। सिंपल मेजोरिटी यानी बिल पर वोटिंग के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स मौजूद हैं, उनमें से 50% से ज़्यादा लोग इसके पक्ष में वोट कर दें तो बिल पास हो जाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, लेकिन मान लीजिए जिस दिन बिल पर वोटिंग होनी है उस दिन सिर्फ 350 सांसद ही प्रेजेंट है। ऐसा बहुत रेयर होता है कि सारे के सारे सांसद प्रेजेंट हो। अब इन 350 सांसदों में से अगर 176 या इससे ज़्यादा सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट कर दिया तो ये बिल लोकसभा में पास हो जाएगा। ऐसा ही राज्यसभा में भी होगा। ये तो हो गई सिंपल मेजोरिटी, लेकिन संविधान संशोधन के लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। यहाँ मैं थोड़ा बदल जाती है कैसे, इसको भी समझते हैं। मान लीजिए एक संविधान संशोधन बिल पेश हुआ। अब यह बिल तभी पास होगा जब मौजूदा सांसदों में से कम 2/3 सांसद पक्ष में वोट डालेंगे, और पक्ष में वोट डालने वाले सांसदों की संख्या लोकसभा में 272 और राज्यसभा में 123 से ज्यादा होगी। ये स्पेशल मेजोरिटी है। इस मेजोरिटी के जरिए फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जैसे संविधान के कई हिस्सों को संशोधित किया जा सकता है। हालांकि हमारे संविधान के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें स्पेशल मेजोरिटी से संशोधित नहीं किया जा सकता। इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। आपने जीएसटी का नाम बहुत बारी सुना होगा। यह भी एक संवैधानिक संशोधन के तहत लागू हुआ था, लेकिन यह संशोधन सिर्फ सदन में पारित होने से लागू नहीं हुआ। इसके लिए क्या करना पड़ा? संसद की स्पेशल मेजोरिटी के साथ राज्यों से भी मंजूरी दिलवानी पड़ी। इसे भी समझ लेते हैं। स्पेशल मेजोरिटी हमने आपको बता दी, यही कि दोनों सदनों में मौजूद सांसदों में कम से कम 2/3 सांसद जिसके पक्ष में वोट डाले और पक्ष में वोट डालने वाले सांसदों की संख्या लोकसभा में 272 और राज्यसभा में 123 ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन जीएसटी को लागू करने के लिए बिल को फिर देश की 50% से ज़्यादा राज्यों की विधानसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास करना पड़ा। इससे एक बात तो साफ है कि संविधान निर्माताओं के मन में एक चीज़ क्लियर थी कि समय के साथ संविधान में बदलाव होते रहने चाहिए, लेकिन इस प्रोसेस को इतना डिफिकल्ट और इतना कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया कि सभी दलों की सहमति बने बिना संशोधन ना हो सके। अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर ऐसे संविधान बदला जा सकता है तो क्या कोई सरकार जिसके पास स्पेशल मेजोरिटी हो, राज्यों में भी उसकी सरकार हो, तो क्या वो पूरा का पूरा संविधान बदल सकती है? जवाब है नहीं। एक उदाहरण से समझते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं।
साल 1976 इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट शब्द को जोड़ दिया था। यह संभव हुआ 42वें संविधान संशोधन से। हालांकि इस संशोधन से इकलौता बदलाव नहीं हुआ। 42वें संशोधन के जरिए इतने बदलाव किए गए कि लोगों ने संशोधन को ही एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दे दिया। इसमें शामिल थे कुछ बदलाव, जैसे सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को कम करना। इस संशोधन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट किसी भी संवैधानिक संशोधन के मामले में सुनवाई नहीं कर सकता था। यानी अगर सरकार ने कोई ऐसा संशोधन किया जिससे देश के नागरिकों को समस्या हो तो भी वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते थे। इमरजेंसी के प्रोसेस को आसान बना दिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की ताकत को कम किया गया। इमरजेंसी के बाद 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार ने 44वां संविधान संशोधित बिल पेश किया और इस संशोधन के जरिए 42वें संशोधन की सभी गैर संवैधानिक बातों को बदल दिया। हालांकि इस कदम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय जो इस 42वें संशोधन के पहले आया था। इस निर्णय ने कई बार संवैधानिक संशोधन से संविधान को बचाया। एक बेहतरीन नियम: संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ करने वाला कोई भी संशोधन मान्य नहीं होगा। मूल भावना क्या है? साल 1973 देश का सबसे प्रसिद्ध संवैधानिक केस केशव नंदन भारती केस, 11 जजों की बेंच और कुछ बेहतरीन जजमेंट। इसी केस से जन्म हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का। इसका मतलब क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किसी भी हिस्से को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया तो उस हिस्से का संशोधन नहीं किया जा सकता। समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के कई अलग अलग हिस्सों को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया, जिसमें फंडामेंटल राइट, सेक्युलरिज्म, जुडिशियल रिव्यू एक्सेट्रा। इसने संविधान को बदलने का स्कोप खत्म कर दिया क्योंकि इसके कई सारे हिस्से बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हो गए हैं। बात बची संशोधन की, तो वो भी आसान काम नहीं है। सबसे पहले तो बहुमत का नंबर जुटाना एक बेहद मुश्किल प्रक्रिया है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक पैनी नज़र से बचना भी असंभव है। बाकी अनंत हेगड़े और ज्योति मिर्धा के बयानों की जहाँ तक बात है, स्थिति यह है कि 2024 के चुनावों में अगर बीजेपी की लोकसभा में 400 सीटें भी आ जाती है तो तब भी वो राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से बहुत दूर है। और कुछ संशोधन के मामले में तो 50% से ज़्यादा राज्यों की मंजूरी भी चाहिए होगी। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो दूसरे दलों का सहयोग भी ज़रूरी होगा। अगर यह सब हो जाए तब भी सुप्रीम कोर्ट के इस मामले पर सुनवाई की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट किसी भी संविधान को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। फिलहाल आगे क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। हम आपसे विदा लेते हैं एक छोटी सी पंक्ति के साथ। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, मेरे देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। धन्यवाद।